अस्सलाम जी, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोगों ने मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, अगर गैसियस एक्सचेंज की बात कर ली जाए तो हम इसमें ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसको प्लांट और एनिमल में जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने मैट्रिक की स्टडी स्कीम में याद रखनी है कि इसमें हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में हमने सिस्टम्स को डिस्कस करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमने सिस्टम्स को डिस्कस करना है, हमने सबसे पहले चैप्टर, आपके सारे चैप्टर इसी तरह से होंगे, हमने सबसे पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने फिर उसको प्लांट और एनिमल में सेपरेटली डिस्कस करना है कि प्लांट में क्या सिस्टम है, एनिमल में क्या सिस्टम है। उसको वहां पे ब्रीफ डिस्कशन के बाद हमने मूव कर जाना है टूवर्ड्स देयर डिसऑर्डर्स, यानी कि उसके अंदर कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर, कोई सिंड्रोम वगैरह है, अगर वो है तो हमने उसको डिस्कस करना है कि अगर ये सिस्टम खराब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या आप कह लेंगे डिजीज, सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर आ जाता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन से। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज क्या है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। और आप जानते हैं कि गैसेस जो हैं वो नॉर्मली हमारे पास ये तीन ही हैं जो क्या हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं। एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और नाइट्रोजन जो है कुछ जगह पे 78 और कुछ जगह पे 79% है। आपकी बुक में 79 भी है, 78 भी है, अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है इसको देख लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो मैंने परसेंटेजेस लिखी हैं, ये मैंने एयर में लिखी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या परसेंटेज है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और भी डिफरेंट गैसेज हैं, उनके डिफरेंट रेशियोज हैं। हमारा कंसर्न, अभी मैंने यहाँ 3 लिखी हैं लेकिन हमारा कंसर्न इनमें से सिर्फ 2 से है, दैट इज द ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होंगे, एक्सहेल कर रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, ये जो इनटेक और आउटटेक ऑफ एयर है, दैट इज बेसिकली द गैसियस एक्सचेंज। फिर गैसियस एक्सचेंज वो कहता है कि 2 तरह से हो रहा होता है, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक है ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन, बाज़ जगह पे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इसको लिखा हुआ होता है। ये जब पढ़ेंगे डिटेल से तो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। अब इसमें गैसियस एक्सचेंज में 2 तरह की रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल लेवल पर हो रही होगी। और आपको याद होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, और आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और आपने दूसरी बात क्या की कि इसके अंदर मेजरली एटीपी सिंथेसाइज हो रही होती है, विच इज द एनर्जी पैकेट जो हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूजफुल है। और हमने कहा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ हो रहा होता है, इसमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। तो हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी को सिंथेसाइज कर रही है। और वहां पे हमने देखा कि इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कहते हैं कि जो वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, दैट आर द एरोब्स। अच्छा जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन मीन एब्सेंट, नॉट, नन, को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी, जिस सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और इसमें नॉर्मली फर्मेंटेशन जो हो रही होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन वगैरह जो हो रही होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रही होगी। हमारे पास नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं। नॉर्मली फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आप कह लें कि हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह में ये हो रही होती है, या फिर हम अगर एकदम से ज्यादा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें या फिर हैवी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की फुलफिल नहीं हो पा रही होती, तो हम एरोबिक से एनारोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मसल्स में मसल फटीग फील होना शुरू हो जाती है। जो हमें लेग्स में पेन होता है उसकी भी एक रीजन जो है वो ये होती है कि हम एरोबिक से टूवर्ड्स एनारोबिक हो जाते हैं। और फिर हम बाय द टाइम एरोबिक के थ्रू ही रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, वो एक अलग डिबेट है। और वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया की चीजों को जो है वो डिस्कस करी होती है, उसको फिर किसी दिन जो है किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये 2 टाइप्स है। अच्छा, अब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, दैट आर द एनारोब्स, डेफिनेटली सी बात है।
अच्छा, अब ये तो बातें क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन इटसेल्फ क्या है। सेल के अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं भी चाहिए, जिसमें चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें नहीं चाहिए वो हमारे पास, मैंने आपको कहा कि हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंट यानी कि प्रोकैरियोट्स में नॉर्मली हो रही होती है। अब होगा क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन को कह दिया जाता है कि डिफाइन करें क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होगी, हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होगी, स्टोर्ड फॉर्म में आप जानते हैं कि हमारे पास जो एनिमल है उनमें ग्लाइकोजन होता है, जो प्लांट्स हैं उनमें स्टार्च होती है। अब वो कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में मौजूद होगी, उस ग्लूकोज की, उस ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेकडाउन जो हमने क्या की है, इनहेल की है, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्यों इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, ताकि हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड हो सके। सेलुलर रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझें। मैंने कहा कि वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में मौजूद है, हमने ग्लूकोज कहां से आई, इनटेक ऑफ फूड से, हम फूड जो ले रहे हैं उसके अंदर ग्लूकोज होगी, वो ग्लूकोज जो हमने फूड की फॉर्म में ली, उसकी ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आई, जो हम इनहेल कर रहे हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, जिसकी 21% हमारे एनवायरमेंट में, एयर में मौजूद है। ग्लूकोज फूड से आ रही है, ऑक्सीजन एयर से आ रही है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम इनहेल करेंगे टू ऑब्टेन्ड एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। अब इधर देखें, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का। इस चीज को मैं बाद में समझाती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आप देख लें कि मैंने यहाँ रेस्पिरेशन लिखी है कि किस तरह से हो रही है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ आप 6 करेंगे, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन समझाने के लिए लिखी है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने एयर से इनहेल की है, ये फूड से आई है, इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सहेल हो जाएगी, वाटर में जो एक्सहेल हो जाएगा, और एनर्जी ऑब्टेन की जा रही है। और एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है, एटीपी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और ये एनर्जी कहाँ यूज होगी, हमारी मूवमेंट में, हमारे जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें, हमारी ईटिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में, रीडिंग में, थिंकिंग में, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हम कोई भी काम विदाउट एनर्जी नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद आ जाएं ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन क्या है। अच्छा, यहाँ मैंने एरोबिक और एनारोबिक को बड़ा ब्रीफ से एक्सप्लेन किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और आप लोगों ने किया भी होगा। चैप्टर नंबर आपका 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एरोबिक और एनारोबिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया होगा। इसमें भी हम, आपका आगे चैप्टर आएगा उसमें हम एरोबिक और एनारोबिक को बहुत डिटेल से बायो टेक्नोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और द वेंटिलेशन। मैंने कहा वेंटिलेशन को आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हो। पल्मोनरी का टर्म कहीं भी यूज हो रहा है, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं। ये याद रखनी है आपने बात। ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन यानी कि ऑर्गेनिज्मल लेवल पे हो रही है, सेलुलर सेल लेवल पे हो रही है, ऑर्गेनिज्मल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो रही होगी। हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम वेंटिलेट कर रहे हैं, पल्मोनरी लेवल पे हो रही है, यानी कि लंग्स के लेवल पे जाके हम बात करें। अब इसमें क्या होगा, वो कहता है कि ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना is the process of organismal respiration, breathing and ventilation। और इस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी का पार्ट बनना और इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से रिलीज आउट होना इनटू द एनवायरनमेंट, ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं विद द एड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब सोचने की बात यह है कि ऑर्गेनिज्मल लेवल पे डिफ्यूजन कैसे हो सकती है। ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स है और हमें पता है डिफ्यूजन के लिए सरफेस का थिन होना जरूरी है, उसके अलावा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका होना जरूरी है, जिसकी वजह, क्योंकि डिफ्यूजन बेसिकली क्या है,
हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सिर्फ मूवमेंट है गैस पार्टिकल्स की या गैस आप कह लें कि मॉलिक्यूल्स की। अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पल्मोनरी वेंटिलेशन के लेवल पे, यानी कि ऑक्सीजन हमने इनटेक की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, अब ऑक्सीजन ने बनना है बॉडी का पार्ट ताकि ये प्रोसेस हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज आउट होना है ताकि ये जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सेफ फॉर अस। तो हम कहते हैं कि ये जो दोनों काम है, इनटेक और एक्सहेल हो गया, उसके बाद पार्ट बनना और रिलीज आउट होना सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। कैसे होगा? उसके लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां पे ये वेंटिलेशन हो रही है, पार्ट का बनना और फिर आप कह लें कि रिलीज आउट होना, उसके लिए स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सरफेसेस मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनके कुछ करेक्टर्स होने चाहिए। वो करेक्टर्स होंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो पार्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सरफेस का मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है, थिन होना बहुत जरूरी है, लार्ज सरफेस एरिया होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस की। मॉइस्ट होगी तो डिफ्यूजन सिंपल है, थिन होगा तो सेप्टम कम है, डिफरेंस कम है, डिस्टेंस कम है, इजीली हो जाएगी। लार्ज सरफेस एरिया है तो इजीली डिफ्यूजन हो जाएगी। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, आप जानते हैं कैपिलरीज सबसे थिन वेजल्स हैं जो आप कह लें कि एक वक्त में एक आरबीसी को अलाउ कर रही होती है अपने अंदर से पैसेज पास आउट होना, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा इजी होती है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या आ गई हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने आपसे जैसे कहा सिंपल इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करेंगे प्लांट और एनिमल के ऊपर। हम कहते हैं कि प्लांट्स में हमारे पास वैसे तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और नॉर्मली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास डे लाइट फिनोमिना है, यानी कि ये डे टाइम में हो रहा होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास नाइट टाइम में हो रही होती है। अच्छा, इधर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन नॉर्मली 24 आवर्स हो रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस की स्पीड फास्टर होगी डे टाइम में, रेस्पिरेशन की स्पीड फास्टर होगी नाइट टाइम में। नॉर्मली कहा जाता है कि रात को हमें दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिन साया, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप कह लें कि रॉन्ग है। नॉर्मली क्या हो रहा होता है? प्लांट्स रेस्पायर कर रहे होते हैं, जब प्लांट रेस्पायर करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करेगा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, हम भी दरख्त के नीचे हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन यूज कर रहा है, हम भी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और कर भी इन्वायरमेंट से रहे हैं। जब प्लांट और ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग दोनों ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट सफोकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और बाजू का डेथ भी हो जाती है, और हम समझते हैं कि शायद ये कोई और हमें प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन नाइट टाइम में फास्टर होती है कंपैरेटिवली फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली रेस्पिरेशन में। और होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस की, अब ये देखें यहाँ प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ग्लूकोज बना रहा है, जबकि ये ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी सजेस्ट किया जाता है और ये सोचा जाता है और ऐसा होता भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली जा रही होती है, उसका जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसकी ब्रेकडाउन भी साथ साथ हो रही होती है। लेकिन क्योंकि रेस्पिरेशन स्लो होता है डे टाइम में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं बन रही होती जितनी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की। इस वजह से डे टाइम में आउटसाइड से भी कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही होती है। सेम फोटोसिंथेसिस के दौरान इतनी ऑक्सीजन नहीं बन रही होती नाइट टाइम में, इसलिए ऑक्सीजन जो है हम एनवायरनमेंट से भी इनटेक कर रहे होते हैं। ये बातें आपने याद रखनी है कि ये रेसिप्रोकल है। किस तरह से रेसिप्रोकल है ये आपने याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी है, और दूसरा आपने ये भी याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है वो किस तरह से डे टाइम में और नाइट टाइम में आपस में शफल होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से एक दूसरे की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को यूज करके फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट्स में। एनिमल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लांट सेल में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट सेल्स में किस तरह से आप कह लें कि हमारे पास रेस्पिरेशन हो रही होती है। हम कहते हैं प्लांट्स में ये 3 तरीके हैं, ये 3 आप कह लें कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिस वजह से रेस्पिरेशन हो रही होती है। एक होता है स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, क्यूटिकल एंड द लेंटिसेल्स।
स्टोमेटा को कहते हैं, स्टोमेटा को देख लेते हैं। क्यूटिकल बेसिकली होती है अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। नॉर्मली जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर क्यूटिकल के थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया, ये देखिए अपर सरफेस इज द क्यूटिकल, that is the upper epidermis, that is the palisade mesophyll cells, that is the spongy mesophyll cells। फिर हमारे पास लोअर एंडोडर्मस आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, गार्ड सेल्स और स्टोमेटा आ जाएंगे, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही होगी, एक्सचेंज हो रही होगी। तो हम कहते हैं कि क्यूटिकल के थ्रू यंग स्टेम्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, और जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनके जो अपर एपिडर्मस होता है उसके नीचे डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स मिलके कॉक सेल्स बनाते हैं, और उन कॉक सेल्स के अंदर स्पेशल पोर्स मौजूद होंगे जिनको हम लेंटी सेल्स कहेंगे, और वो लेंटी सेल्स क्या कर रहे होते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं वुडी स्टेम्स में। स्टोमेटा पे आ जाए। स्टोमेटा हमारे पास, या ये इधर लोअर सरफेस ऑफ द आप कह लें कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके मौजूद होगा, और यहां से गैसेस जो है क्या हो रही होंगी, एक्सचेंज हो रही होंगी। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान, यहां से मूव करते हुए सेल की जो गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही होंगी। यहाँ मैंने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये जब क्लोज होते हैं तो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये क्या होंगे, ओपन होंगे, ये मैंने ओपन शो किए हैं। अगर मैं इनको क्लोज कर दूं तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रपोज करेंगे, कोई ओपनिंग नहीं है, सब रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कोई चेंज नहीं हो रहा। जब ये ओपन होंगे, गार्ड सेल्स ये शेप बीन शेप ले लेंगे, ये स्पोर होगा, स्पोर के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो हो रहा होगा। ये गार्ड सेल्स और ये स्टोमेटल पोर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, होल स्टोमेटा कह रहे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और लास्ट बात आज के टॉपिक की वो आपने याद रखनी है, दैट इज द मेसोफिल सेल। मैंने भी कहा यहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे होते हैं। अब ये लीव्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ये जो मेसोफिल सेल मैंने बताया ना, पेलिसेड और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का याद रखना है कि लार्जर होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस होती हैं। जबकि जो पेलिसेड मेसोफिल होंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये बहुत ज्यादा टाइट होंगे और इलोंगेटेड होंगे, इनमें कोई एयर स्पेसेस मौजूद नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात आपने इन मेसोफिल सेल्स के बारे में याद रखनी है कि इनके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लास्टिड का वो, आप कह लें कि वो प्लास्टिड है जो क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। इस वजह से हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स को, या आप कह लें कि सिंपल मेसोफिल सेल्स को, उसमें पेलिसेड और दोनों आ जाएंगे, हम उनको फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स भी कह रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम मेसोफिल सेल्स को फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस एंटर और आउट हो रही होती हैं वो प्ले कर रही होती हैं अपना रोल इन द फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी आपने पूछना है। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और आप साथ जुड़े रहें हमारे। हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।